हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कंपनीज का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे डिटेल में, और उसमें क्या क्या हेडिंग और सब हेडिंग होता है वो सीखेंगे। तो हमने यहाँ कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। सिर्फ कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अनुसार बनाते हैं। अभी हमने सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज का ही सारा आइटम लिखा है बोर्ड पे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग एक एक आइटम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेरा जो आइटम आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। ये फंड शेयर होल्डर से रिलेटेड रहता है, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं से रिलेटेड सारा आइटम है। इसमें सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। इनका डिटेल हम शो करते हैं शेड्यूल बना करके, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में इसका ब्रेकअप हम देते हैं कि इक्विटी शेयर्स कितना है, प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, उसका पेड अप वैल्यू कितना है, सारा वहां पे हम डिटेल शो करेंगे। और शो करके सिंगल फिगर हम बैलेंस शीट में लिखते हैं अगेंस्ट शेयर कैपिटल। सेकेंड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी का जितना रिजर्व्स होता है, चाहे वो फ्री रिजर्व्स हो या स्पेसिफाइड रिजर्व्स हो, सबको हम शो करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इसमें क्या क्या आ सकता है बेटा जी? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहला कैपिटल रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व्स में सिर्फ जनरल रिजर्व ही आता है। फिर अदर रिजर्व्स के बाद सरप्लस, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट किए एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद कोई भी फंड होता है उसको शो करते हैं। फंड का मतलब किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड या किसी खास पर्पस के लिए अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया जाता है और किसी रिजर्व को हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो इट बिकम्स फंड। तो सरप्लस के बाद कोई भी फंड होगा उसको शो करेंगे। देन अगर पास्ट का कोई लॉसेस है तो इस लॉसेस को भी हम इस आइटम में से लेस करके ही शो करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही एज नेगेटिव फिगर के रूप में लेस करके बैलेंस अमाउंट शो करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम इसका एक शेड्यूल बना लेते हैं, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में इसका सारा आइटम कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस रिजर्व से कितना पैसा मिला है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कंपनी के पास कोई शेयर्स नहीं है इशू करने के लिए। अभी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। तो जो प्रोस्पेक्टिव खरीदने वाले हैं वो पैसा कंपनी में डिपॉजिट कर देते हैं अगेंस्ट दो शेयर्स जिसको कंपनी फ्यूचर में इशू करेगी। उसी को हम बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फ्यूचर में जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो उनको ही अलॉट करेगी शेयर्स जो पैसा कंपनी में डिपॉजिट कर चुके हैं। देन कम्स शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा तो रिसीव कर लिए, लेकिन अभी अलॉटमेंट का डेट नहीं आया है। अलॉटमेंट का डेट बैलेंस शीट बनाने के बाद ड्यू होगा। हमारा बैलेंस शीट नॉर्मली बनता है ऑन 31 मार्च, लेकिन अलॉटमेंट का ड्यू है ऑन 30 अप्रैल। तो जो पैसा एप्लीकेशन का कंपनी रिसीव कर लेती है उसको शो करती है अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिए, ये सब बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए तो आप याद रखेंगे कौन कौन सा आइटम होता है, लेकिन इसका डिटेल आपको इवेलुएट नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में। सिर्फ अगर फॉर्मेट बनाने के लिए बोला जा रहा है बैलेंस शीट का तो सारा आइटम शो कीजिएगा, लेकिन इसका डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसमें क्या क्या आता है ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। किसका डिटेल नहीं पूछा जाएगा? दिस वन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी कुछ आइटम अभी और आ रहा है जिसके बारे में आपको डिटेल में क्या आइटम, क्या हेडिंग, सब हेडिंग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि इसके बदले में भी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, इसलिए ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। इसको अलग से शो करते हैं इन द बैलेंस शीट। ओके,
नाउ कम्स टू नॉन करेंट लायबिलिटीज। पिछले क्लास में हमने करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में आपको समझाया था कि कैसे किसी भी लायबिलिटीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा करंट है कौन सा नॉन करंट है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम डिवेंचर शो करते हैं, बॉन्ड शो करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन जो हम बैंक से लिए हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, किसी पार्टी से लिए हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन कम्स डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अब टैक्स हमको पेमेंट करना होता है। देखिए टैक्स एक तो होता है कैलकुलेटेड एज पर इनकम स्टेटमेंट, ये हम कैलकुलेट करते हैं, और एक होता है टैक्स एज पर इनकम टैक्स। ये टैक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं उससे हमको पता चल जाता है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कुछ डिफरेंसेस आता है। जितना हम कैलकुलेट किए वो कम एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो लायबिलिटीज आ रहा है टैक्स के लिए वो ज्यादा। देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। बस यही याद रखना है, समझना है। हम आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन ये भी आपको इवेलुएट नहीं किया जाएगा, बस बैलेंस शीट में इसको शो करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज के सब हेडिंग में ये आइटम कंसिडर किया जाता है। देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसको समझिए। अब हम जो डिवेंचर इशू करते हैं कभी कभी उसका पेमेंट हमको प्रीमियम पे करना पड़ता है, या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए उसका भी पेमेंट करना है प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पेबल ऑन डिवेंचर्स या ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है। देन कम्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो प्रोविजन जिसका पेमेंट हमको 12 महीने के बाद करना है। इट इज नॉर्मली रिलेटेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो इसमें आ जाता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ऑन लीव, ये सब हमको एम्प्लॉइज को देना होता है। उसके लिए अगर हम प्रोविजन क्रिएट किए हैं एंड इसका पेमेंट पीरियड अगर 12 महीने के बाद आ रहा है, देन इट इज एन आइटम ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। होप आपको समझ में आ रहा है बेटा जी। ये सारा आइटम आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि जब हम आगे रेशियो कैलकुलेट करें या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए तो कोई दिक्कत ना हो आपको। अगर बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा तो आगे के चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद मेरा आ जाता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज भी हमने पिछले क्लास में समझाया था। अब इसमें क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नॉर्मली आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। किसी पार्टी से आप लोन लिए हैं जिसका मेच्योरिटी पीरियड इसी साल आने वाला है, तो वो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स में बेटा जी आपका आता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। देन अदर करंट लायबिलिटीज, ये ध्यान से समझिएगा। कुछ लोन जो हमारा लॉन्ग टर्म था, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसका मेच्योरिटी पीरियड अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में आने वाला है, हमने बैलेंस शीट सपोज कीजिए प्रिपेयर किया ऑन 31 मार्च 2023, और जो लॉन्ग टर्म हमारा बोरोइंग्स है उसमें से डिवेंचर्स का पेमेंट हमको फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के अंदर कर देना है, तो वो अब हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगा। किस कैटेगरी में आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, ये भी सब अदर करंट लायबिलिटीज में ही आएगा।
फिर आ जाएंगे कोई भी एक्सपेंसेस अगर बकाया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, कुछ भी बकाया है वो भी अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट हो जाएगा। डिविडेंड जो अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, अनपेड डिविडेंड। एंड देन कम्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक्सेट्रा। तो ये आपका सारा आइटम हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। इक्विटी एंड लायबिलिटी सारा अल्फाबेट्स कैपिटल। बैलेंस शीट में सारा आइटम यहाँ पे लिख करके उसका फाइनल यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर लेंगे। ये कॉलम तो करंट ईयर का रहेगा फिगर, और ये कॉलम फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर। 4 कॉलम रहता है ना, पिछले क्लास में हमने समझाया था। सारा आइटम हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज का तो समझा दिया। जैसे ही हमारा लायबिलिटीज टोटल कर लेते हैं उसके नीचे एसेट्स आ जाता है। अब एसेट्स लिखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम तो इसको अभी इरेज करेंगे। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है और स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये सारा एसेट्स हो गया जो कि हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे। तो दिस इज द सेकंड हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट्स में जो सबसे पहला आइटम आता है वो होता है बेटा जी नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। पहले इसको क्लासिफाई किया जाता था टैंजिबल एंड इनटैंजिबल के रूप में। अब टैंजिबल के जगह पे आ गया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इस साल से। इसलिए इस साल से आप टैंजिबल एसेट्स नहीं लिख सकते हैं, उसके जगह पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और देन इनटैंजिबल एसेट्स। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट सबसे पहला, इसमें सारा वो आइटम आता है जिसको आप बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे हैं और वो एसेट्स जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा। सारा संपत्ति आ जाएगा इसमें, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड ऑल्सो लाइव स्टॉक। ये सारा आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम में आ जाएगा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये सारा एसेट्स वो होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब दे आर टैंजिबल एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। उसके बाद है आपका इनटैंजिबल एसेट्स, मतलब इनविजिबल एसेट्स जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल आप लोग जानते हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा इंटैंजिबल एसेट्स है विच यू शुड नो। हो गया आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैन यू सी इट? नो, यू कैन नॉट सी इट। उसके बाद माइनिंग राइट्स, फिर मास्ट हेड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, मतलब जो हेडिंग होता है न्यूज़पेपर का या मैगजीन का ऑन द फ्रंट पेज ऑन टॉप, उसको हम मास्ट हेड्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो एन इंटैंजिबल एसेट। फिर लाइसेंस, उसके बाद ये गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जो एसेट्स कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, उसको तो हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में शो करेंगे, लेकिन अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लांट इंस्टॉल हो रहा है, तो उसको रखेंगे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाली कैटेगरी में। बस बैलेंस शीट में इस आइटम को आपको जानना है कि ये बैलेंस शीट में कहाँ आता है, इसका डिटेल इवैल्यूएशन आपका नहीं होगा। इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अब कुछ इनटैंजिबल एसेट है जिसका कंपनी अभी डेवलपमेंट कर रही है, अंडर प्रोसेस है, उसको कंपनी अपने बैलेंस शीट में शो करेगी एज इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो देन कम्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसको कंपनी हेल्ड करती है नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम बट फ्यूचर के लिए वो रिटेन करके इसको रखती है। अब कंपनी का जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होता है उसमें 2 तरह का इन्वेस्टमेंट्स होता है, पहला ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स या डिवेंचर्स परचेज कर लेती है फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग इट्स बिजनेस या ट्रेड। अगर
ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदती है, तब वो कहलाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं खरीदती है तो इट बिकम्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स या अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट्स में किसी दूसरे कंपनी का जो शेयर्स डिबेंचर्स परचेज कर लिया गया, कंपनी प्रॉपर्टीज खरीद ली है, कंपनी अगर पैसा अपना इन्वेस्ट करती है इन परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रस्ट सिक्योरिटीज, या कंपनी अपना पैसा किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, देन इट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन सारे इन्वेस्टमेंट का पीरियड मोर देन 12 मंथ्स होता है, इसीलिए वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। देन कम्स डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लायबिलिटीज में हमने पढ़ा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, और यहाँ पे एसेट्स में पढ़ रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगर कंपनी जो टैक्स कैलकुलेट की है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस वो ज्यादा है, और टैक्स कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज लेस, देन इट इज सिचुएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। इसको हम डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में शो करते हैं। मान लीजिए एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करके आया है 2 लाख रुपया, एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो कैलकुलेट करके आया है 1.5 लाख, तो 50,000 एक्स्ट्रा कैलकुलेट हुआ है ना। तो एक्स्ट्रा जो हमने कैलकुलेट किया है या एक्स्ट्रा जो हमने पेमेंट किया है, इट विल बी शोन एज डेफर्ड टैक्स एसेट्स। बस इसको हमको बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है ये हमको जानना है, इसके बारे में डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दी है अपने स्टाफ को या किसी थर्ड पार्टी को बिल्डिंग खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा दी है, और उसका रिकवरी पीरियड मोर देन 12 मंथ्स के लिए है, तो वो हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का आइटम। अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में आ गया, मान लीजिए सिक्योरिटीज डिपॉजिट आपने कहीं जमा किया है और वो फॉर मोर देन 12 मंथ्स के लिए, तो वो हो गया अदर नॉन करंट एसेट्स। या जो ट्रेड रिसीवर्स है जिसका पीरियड मोर देन 12 मंथ्स का है, वो भी हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा। तो ये सारा आइटम हो गया नॉन करंट एसेट्स का। फिर हो गया करंट एसेट्स। पिछले क्लास में हमने आपको करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए समझाया था। करंट एसेट्स वो एसेट्स हो गया जिसका बेनिफिट हमको विद इन 12 मंथ्स मिल जाएगा, या विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल अगर हम रिकवर कर लेंगे उसका बेनिफिट, इट इज करंट एसेट्स। और जिसका बेनिफिट हमको मोर देन 12 मंथ्स में मिलेगा या आफ्टर दी ऑपरेटिंग साइकिल अगर बेनिफिट मिलेगा, वो हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। तो नॉन करंट एसेट्स के ठीक उल्टा करंट एसेट्स। इसमें हो गया करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स जिसका मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स है, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएगा। कंपनी शेयर्स परचेज किए, डिबेंचर्स परचेज किए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और उसका पीरियड लेस देन 12 मंथ्स का है, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स। या जो लास्ट ईयर तक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इस सब करंट इन्वेस्टमेंट में शो होगा अगर उसका बेनिफिट हमको करंट फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला है तब। ठीक है। देन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स एक्सेट्रा, ये सारा आइटम हमारा इन्वेंट्रीज में आ जाता है। फिर होता है ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर्स में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवर। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेटा जी आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड ड्राफ्ट इन हैंड, चेक्स इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ये सारा आइटम हो गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो लोन या एडवांस जिसका ड्यू डेट करंट फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आ जाएगा। अब कंपनी ने किसी को लोन या एडवांस दिया है जिसका रिसीव करने का पीरियड या ड्यू डेट इसी फाइनेंशियल ईयर में है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। देन कम्स अदर करंट एसेट्स एंड
जो आइटम किसी भी हेडिंग में ऊपर नहीं आया उसको कंपनी शो करती है एज अदर करंट एसेट्स, जैसे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेड, ये सब आइटम शो हो जाएगा एज अदर करंट एसेट्स। तो सारा एसेट्स हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप फिर से इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तो हमने आपको बैलेंस शीट एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।